चुका है, जिसमें अपन ने भारत का परिचय पढ़ा था। आज से अपन भारत के भूगोल का अर्थात ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे भारत के भौतिक प्रदेश कहा जाता है। वो शानदार टॉपिक है, वो शानदार जगह अपन चलेंगे, शानदार जगह अमरनाथ चलेंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, कई चोटियों में चलेंगे। नंगा पर्वत नाम जाओगे आप, यहाँ पे उत्तराखंड में आओगे 3 चोटियों में जाओगे, कामेत है, त्रिशूल है, नंदा देवी है। नेपाल में जाओगे आप, जहाँ पर आप देखेंगे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, नामचा बर्मा है। कई जगहों पे भी जाएंगे अपन। मध्य हिमालय में जो वैष्णो देवी है, कुल्लू है, मनाली है, कुमायूं है, फूलों की घाटी है, ठीक है ना, सेब की घाटी है, ऐसी कई जगह है, दार्जिलिंग है। वो शानदार जगह आएगी जो इस टॉपिक में आती है। तो गजब का टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, समझने का टॉपिक है। हमेशा सभी एग्जामों में क्वेश्चन आता है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ऑल एग्जामों में ये टॉपिक आता है हमसे, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, उच्चावच किसे कहते हैं? ऊंचे नीचे भाग को कहा जाता है उच्चावच। तो उच्चावच के आधार पर हमारे भारत में कुल 4 भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से वो देखते हैं। देखो आप यहाँ से देखोगे, ये जो भौतिक प्रदेश आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये वाला भाग, यहाँ पे पर्वतीय पर्वत है, इसलिए इस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। एक आप कभी भी देखना, पर्वतों के तुरंत नीचे नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, और इन्हीं नदियों के द्वारा अपने भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है, जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे संपन्न मैदान कहा जाता है, सबसे उपजाऊ मैदान कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा भौतिक प्रदेश आ जाता है, जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। अब देखो, इन मैदानों के तुरंत नीचे यहाँ पे आप जाओगे, ये वाले भाग, यहाँ पे आप जाओगे ये वाले भाग में, त्रिभुजाकार आकृति में, यहाँ तीसरा भौतिक प्रदेश आता है। मैंने बोला इधर कौन सा सागर है बताओ? इधर कौन सी घाटी है बोलो? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ कौन सा महासागर बताओ? हिंद महासागर। जिस देश, जिस द्वीप, जिस महाद्वीप के 3 तरफ जल ही जल हो, उसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है, देश कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना भारत का कौन सा हो गया बताओ? प्रायद्वीपीय भाग है, दक्षिण भारत है, अर्थात यहाँ पे बहुत जगह है मतलब क्या? पठार। तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अब आपने देखा, यहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा है, और समुद्री समुद्र है, और समुद्र के किनारों का भाग कहलाता है तट। यहाँ पे आराम से घूमते हैं वो तट है। तो यहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर आप यहाँ जाओगे, ये चले जाओ कोकण, यहाँ तो काठियावाड़ का तट है गुजरात में, यहाँ गुजरात के सूरत से लेकर महाराष्ट्र गोवा तक आप जाओगे तो कोकण तट। कौन सा तट? कोकण तट। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे, गोवा के बाद में आप कर्नाटक, कन्नड़ या कनाडी तट, और केरल में जाओगे तो मालाबार तट। उसके बाद यहाँ पर देखोगे कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? इधर तो पश्चिमी दिशाएं से पश्चिमी घाट कहा जाता है, इधर पूर्वी दिशाएं से पूर्वी घाट कहा जाता है।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को कहा जाता है कन्याकुमारी। इसके बाद पूर्वी घाट शुरू हो जाता है। ये कौन सा घाट? पूर्वी घाट। तो इसे कहा जाता है भारत का चौथा भौतिक प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश जो आता है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है तटीय प्रदेश। तो ये उच्चावच के आधार पर तो कितने भौतिक प्रदेश हो गए? एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, एक उत्तर का विशाल मैदान, एक प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, एक तटीय प्रदेश। लेकिन कहते हैं कि साहब धरातल के आधार पर भारत में कुल 5 भौतिक प्रदेश हैं और 5वां भौतिक प्रदेश हमारे राजस्थान में मिला हुआ है ये, और इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। थार का क्या कहते हैं बताओ? लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि मैं 6 मानती हूँ। कितने मानती हूँ? जो पिछली बार रेलवे ने पूछा अभी तक क्वेश्चन, उसने क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 2018 में रेलवे ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल। उसने पूछा था भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन लो, 6, 5, 4, 7। जल्दी कमेंट करो। सही बता रहे हो? मैंने तो ना तो एनसीईआरटी का नाम लिया, ना धरातल का नाम लिया, ना उच्चावच का नाम लिया है, तो तुम 6 कैसे मान रहे हो? मैंने तो केवल इतना कहा है कि भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखो ये एक बार आरएस ने पूछा था 2013 में जाने सूर्य में कि उच्चावच के आधार पर भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 4। और धरातल के आधार पर पूछे तो 5। लेकिन चाहे कुछ भी नहीं दिया तुम्हें, एनसीईआरटी तो किताब चलती है, कुछ भी नहीं दिया है, अब नॉर्मल उसने पूछ लिया बोला भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो फिर कितने सही है? 6 सही है। स्पेशली ये लगा के देता है तो है, समझ में आ गया? तो छठा भौतिक प्रदेश कौन सा मान लिया? यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हमारा एक संघ शासित प्रदेश मिलेगा, तो इसे कहा जाता है लक्षद्वीपीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर देखोगे इस खाड़ी में तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अंडमान एंड निकोबार द्वीपीय समूह। कौन सा द्वीपीय समूह? तो एक जो भौतिक प्रदेश है हमारा, छठा जो भौतिक प्रदेश है उसे कहा जाता है द्वीपीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? द्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। और द्वीपीय प्रदेश में हम दोनों को पढ़ेंगे, जिसमें लक्षद्वीपीय प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीपीय प्रदेश। बात समझ में आई ना? ये तो हो गए कितने भौतिक प्रदेश? 6 भौतिक प्रदेश। इन 6 की बड़े ढंग से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की। ठीक, देखो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे भारत में पर्वतों का विस्तार कितना है? किनका बोलो? तो एनसीईआरटी में बढ़िया ढंग से लिख रहा है, लेकिन लगभग 11% पूछा जाएगा आपसे, लेकिन एक्यूरेट 10.6%। आग पर बोलो क्या है? पर्वतीय पर्वत। लेकिन हमसे पूछे पहाड़ी कितना है, तो आपको बताना 18.5% भाग पर क्या बोलो? पहाड़ी है। हमसे पूछे पठार, तो पठारों का विस्तार है भारत में 27.7% भाग पर। हमसे पूछे मैदानों का विस्तार कितना है, तो बता देना 43.2% है। अब आप हमें बताओ, नॉर्मली क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि भारत में पर्वत में पहाड़ों का विस्तार कितना % है, तो लगभग कितना % है? दोनों को गिनो, लगभग 29%। कितना %? सही उत्तर था इसका। एक बार ये पूछा था भारत में मैदानों का विस्तार कितना % है? एक बार ये पूछा था कि भारत में सर्वाधिक भाग पर किनका विस्तार है? बोले ये भी रटने की बात है क्या? तो ये सबसे ज्यादा है, तो इसके बगल में ये ऐड कर लो, एक डिब्बे में बंद कर सकते हो आप इसको।
और इनका विस्तार बोल लो सबसे कम, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो न्यूनतम, ये सर्वाधिक, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, पढ़ाते कम है लेकिन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये पुराने पेपर पढ़ोगे आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने ऐड किया है यहाँ पे। उसके बाद अपन बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें एक तरफ तो आता है हिमालय पर्वत और एक तरफ आता है ट्रांस हिमालय। तो कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, एक सारणी के माध्यम से। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको हमने बढ़िया ढंग से मार दिया दो भागों में, तिरछी लाइन बन जाए। ये लो साहब, एक तरफ तो आ गया सबसे युवा पर्वत हिमालय पर्वत, इसकी 3 श्रेणी नहीं जानते तो हम बता देते हैं। नंबर 1 पे है महान हिमालय, नंबर 2 पर है, ऐड कर लेना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि पहला अपना भौतिक प्रदेश यही है, इसी की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, ऐड कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है इसे मध्य या लघु हिमालय कहते हैं। मध्य या लघु हिमालय। और तीसरे नंबर पे आता है सबसे छोटा बालिक शिवालिक हिमालय। इन 3 भागों में बांट के हम हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे बिल्कुल उत्पत्ति के साथ। उसके बाद अगला जो भाग आता है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 4 श्रेणी है। तो 4 श्रेणी को जानने के लिए आइए, एक सबसे ऊपर जो श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। पढ़ेंगे बिल्कुल नक्शे के साथ पढ़ेंगे, टंडाई खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो आती है उसे कहा जाता है लद्दाख श्रेणी, जिसे संघ शासित प्रदेश बनाया। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। और चौथे नंबर पे चलेंगे महादेव जी के पास कैलाश पर्वत में, और वो भी तिब्बत में। वो भी कहाँ बताओ? तिब्बत में। तो इन 4 श्रेणियों को तो पढ़ेंगे अपन ट्रांस हिमालय में, और इन 3 श्रेणियों को पढ़ेंगे अपन हिमालय पर्वत में। बहुत गजब की जगह आएंगी, कुछ चोटियों के नाम आएंगे, कुछ दर्रों के नाम आएंगे, कुछ घूमने वाले पर्यटन स्थलों के नाम आएंगे। बहुत शानदार टॉपिक है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। हाँ तो छाप लो, मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। सबसे पहले अपन हिमालय पर्वत पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत की भी सबसे पहले देखेंगे हम, बोलो क्या? उत्पत्ति। कौन सी पत्ती? उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति इसकी कब हुई, कैसे हुई? तो कहते हैं कि सब प्राचीन काल में हमारी पूरी पृथ्वी 2 भूखंडों में विभाजित थी। एक को कहा जाता था पैंजिया
एक को कहा जाता था पैंतालासा। ठीक है ना, आपस में जुड़े हुए भाग थे। पैंजिया जिसे वर्तमान में कहा जाता है महाद्वीप, पैंतालासा जिसे वर्तमान में कहा जाता है महासागर। कहते हैं ये धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हुए। उत्तर की ओर गया गोंडवाना लैंड, नीचे की ओर आया अंगारा लैंड। तो ये अपने भारत में अंगारा लैंड का भाग है पूरा। सर बोल। हमें दिख नहीं रहा है, एक साइड हो जाओ। अरे यार ये नहीं। तो फिर क्या कहलाए गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी ध्यान देना, ऑनलाइन देखने वाले हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है। माधापुर, बस्सी, ठीक है ना, गंगापुर सिटी, जयपुर, दौसा, कई जगह ऑनलाइन क्लास संचालित की जा रही है। इसलिए बीच बीच में आवाज आ रही है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए समझने का प्रयास करना। इसे गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इस ऊपर का भाग जो था वो अंगारा लैंड था, लेकिन अपने भारत में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते हैं। इन दोनों के अलग होने से बीच में एक भाग बना, जहां पर दोनों भागों का पानी आया तो एक सागर का निर्माण हुआ, जिसे तैतीस सागर कहा जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब दोनों अलग अलग हुए तो धीरे धीरे ये अलग हुए भाग एक दूसरे से निकट आए कई करोड़ों वर्षों के बाद। तो कहते हैं ये तैतीस सागर वाला जो भाग है वो इन दोनों भूखंडों के कारण दबने लगा, अर्थात भ्रंश होने लगे। यहाँ पे ये भाग धीरे धीरे कई वर्षों के बाद उठने लगा, तैतीस सागर वाला भाग। तो ये उठा हुआ भाग ही कहते हैं हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी गई है आज से 7 करोड़ वर्ष पहले। अपने भारत में अरावली भी है, अरावली मिली हुई है ये गुजरात से इधर, जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है ना, आज से 65 करोड़ वर्ष पहले। जबकि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? 7 करोड़ वर्ष पहले, टर्सरी युग में। कौन से युग में? टर्सरी युग में। तो हिमालय नया है या अरावली? हिमालय नया है, वो तो 65 करोड़ वर्ष पहले, और ये 7 करोड़ वर्ष पहले। तो विश्व की सबसे नवीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है भारत में? हिमालय। और विश्व की सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अरावली। ये बात बताई थी अल्फ्रेड वेगनर ने, मतलब कि ये 33 सागर से बना है। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था 1912 में, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके स्थान पर मैं बताता हूं, देखो एक बार और सुनो। ये भाग, ये तो कहलाया क्या बताओ? ये क्या कहलाया? ये कहलाते हैं महाद्वीप। बोलो महाद्वीप बड़े या महासागर? देख लो बड़ा भाग क्या कहलाता है। ये सेकंड ग्रेड में दिया भी था क्वेश्चन कि पृथ्वी पर स्थित प्राचीन काल में बृहद भूभाग को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अरे एशिया से 4 गुना है प्रशांत महासागर। एशिया जैसे 4 बन जाए अकेले प्रशांत महासागर में, इतना बड़ा है अकेला ही। तो सोचो महासागर बड़े, महाद्वीप। धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग हुए ये भाग ऐसे। ये तो कहलाया उत्तर की ओर, क्या बताओ? अंगारा लैंड। ये क्या कहलाया? गोंडवाना। बीच में इनके भ्रंश से बना भाग क्या कहलाया? 33 सागर। कहते ये दोनों भाग निकट आए तो इनमें बलन पड़ने लगी, ये भाग उठने लगा ऐसे। इसी के स्थान पर किसका निर्माण हो गया? ऐसे कहते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? लेकिन एक भाई साहब आता बोले पागल है, वेगनर तो पागल था, देखे चला गया, कुछ ज्यादा नहीं बताया। कहते हैं हमारी पूरी पृथ्वी 7 बड़ी प्लेटों पर जमी हुई है आपस में। कितनी बड़ी प्लेटों पर? 7 बड़ी प्लेटों पर जमी हुई है। जब इन प्लेटों पर दबाव पड़ता है तो ये हिलती है, इसी कारण तो भूकंप आते हैं, कंपन होती है, और पृथ्वी का ऊपरी भाग कांपने लग जाता है। और क्या आ जाते हैं बताओ? इसीलिए तो हिमालय वाले क्षेत्र में ज्यादातर भूकंप आते हैं, जैसे नेपाल में बहुत ज्यादा आते हैं अपने यहाँ। तो कहते हैं ये बात समझ में आ गई, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि हेरियंस आता है, हेरियंस
एरियंस ने 1960 में बताया था, एक सिद्धांत दिया था जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, जिसे प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनी की थ्योरी कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। इसी सिद्धांत के माध्यम से बताया था कि दो बड़ी बड़ी प्लेटें थी प्राचीन काल में, एक का नाम था इंडियन प्लेट, एक का नाम था यूरेशियन प्लेट। महाद्वीपों को बताया मैंने, एशिया और यूरोप का भाग क्या कहलाता है? यूरोप, यूरेशियन, ठीक है ना। तो एक तो इंडियन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी। कहते हैं इन दोनों पर दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के कारण एक दूसरे पर दबाव पड़ने के कारण ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ऐसे छोटी प्लेट नहीं है खाने वाली, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं ये। विश्व में पूरा कहते 7 बड़ी प्लेटों पर, छोटी छोटी तो कई प्लेटें हैं। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के कारण ये हिमालय पर्वत का इस प्रकार का ये उठा हुआ भाग बन गया ये। और कहते हैं कि इन्हीं दोनों प्लेटों के टकराने के कारण, कौन सी प्लेटों के टकराने के कारण? यूरेशियन एंड इंडियन। इन दोनों प्लेटों के टकराने से ही किसकी उत्पत्ति हुई है बताओ? हिमालय की। और इसी सिद्धांत को विश्व में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, हिमालय की उत्पत्ति का। तो हिमालय की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत किसे कहा जाता है? समझ में आया? ऐसे तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद देखो हिमालय में ऐसे ही तो फैला हुआ ही फैला ना, तो इसकी आकृति तलवार के समान, धनुष के समान मानी जाती है ना। इसको बीच में ऐसे बांट दो तो ये तो इसकी कौन सी दिशा होगी? उत्तर। ये कौन सी दिशा? और ये कौन सी? पश्चिम। और ये कौन सी? पूरब। तो ये हिमालय की कौन सी दिशा? पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? पूरब। तो हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। 2400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर में? 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। बात समझ में आएगी? ठीक है। तो ये बात तो हुई इसके विस्तार की, उत्पत्ति की और इसकी आकृति की। 3 बातें देख चुके अपन। विस्तार में और मैं बात करूं तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय का निर्माण टर्सरी काल में माना जाता है, आज से 7 करोड़ वर्ष पहले। हिमालय को विश्व की सबसे नवीनतम बलित पर्वतमाला कहा जाता है। अब बलित कौन सी बीमारी आ गई साहब? बलित को मोड़दार कहते हैं। ये मोड़दार है, युवा होता है ना, युवा पर्वत, वो बलित ही होता है। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। एक पर्वत तो होता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना। एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, एक होता है बलित पर्वत, एक होता है अवशिष्ट पर्वत। ब्लॉक, ज्वालामुखी, ठीक है ना, बलित और एक अवशिष्ट। तो अरावली को वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। जिसे कहते हैं कि जब अरावली का निर्माण हुआ था, जब तो वो बलित पर्वतमाला का उदाहरण थी। जब उसकी ऊंचाई लगभग 2900 मीटर थी। कितने मीटर थी? 2900 मीटर। लेकिन धीरे धीरे बहुत बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई है 65, ठीक है ना। तो ये झड़ने लग गई है, टूटने लग गई है। आज इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी रह गई है? 1722। गुरु शिखर माउंट आबू है या नहीं है? तो ऐसी जो झड़ने लग जाती है वो किसके उदाहरण माने जाते हैं? अवशिष्ट के। और वो प्राचीन पर्वतमालाएं होती है। लेकिन ये तो युवा है, ये तो नहीं है। 60 करोड़ वर्ष पहले की है, वो 65 करोड़ वर्ष पहले की है। इसीलिए इसे विश्व की नवीनतम बलित पर्वतमाला कहा जाता है, ठीक है ना। इसके आगे अपन बात करेंगे इसकी श्रेणियों की। किसकी बात करेंगे? श्रेणियों की, ठीक।